हेलो स्टूडेंट्स। यस, आज हम बच्चों बहुत ही बढ़िया और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आईआईटी जेईई प्रिपरेशन के लिए और नीट प्रिपरेशन के लिए जो भी बच्चे आजकल प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोर करने वाला और सिंपल सा टॉपिक मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ बच्चों। दैट इज व्हाट द यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हाँ बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है और स्कोर करने वाला है। अगर आप देखोगे पिछले साल भी जो भी क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर पूछे गए हैं, सिंपल से एक दो क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से मिल जाएंगे आराम से। सो इन दिस वीडियो आई ब्रॉट यू, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स क्लास 11, दैट इज व्हाट द यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बच्चों, पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता है कि बेसिक होना बहुत जरूरी है, चाहे वो 9th स्टैंडर्ड का हो या 10th स्टैंडर्ड का हो। वो बेसिक और फाउंडेशन के सभी वीडियोस आपको जाकर प्लेलिस्ट में और मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। आप सभी को आराम से सभी के सभी वीडियोस मिल जाएंगे, है ना। तो लेट अस स्टार्ट अबाउट दिस यूनिट्स एंड मेजरमेंट नाउ, है ना बच्चे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको ये तो पता है कि हम इसमें फिजिक्स का पार्ट पढ़ने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कहोगे कि सर फिजिक्स का पार्ट पढ़ने वाले तो फिजिक्स क्या है ये तो हमें बताओ। बच्चों, ये आपको फाउंडेशन के वीडियोस में मिल जाएगा फिजिक्स के बारे में भी, लेकिन फिर भी फिजिक्स क्या है ये भी मैं आपको बोल देता हूं। देखो यार, बहुत सारे इवेंट्स जो है ना हमारे यूनिवर्स में होते हैं और कभी कभी ना दे यूज्ड टू गिव सरप्राइज टू अस। देयर आर सम ऑफ द इवेंट्स व्हिच आर हैपन सरप्राइजली, इजंट इट। जैसे कि हम चेस में मूव्स करते हैं वैसे ही बच्चों वहां पर भी अपना नेचर क्या करता है, हमें कुछ सरप्राइज देता है। और कुछ लोगों ने पहले इसके ऊपर कुछ लॉज उन्होंने गेस किया कि यार ये इवेंट हुई क्यों, और उसके ऊपर के कुछ लॉज फ्रेम हुए हैं। ये जरूरी नहीं कि जो लॉज फ्रेम हुए हैं आगे आने वाले इवेंट्स भी जो है उसके हिसाब से ही चल पड़े, है ना। तो शायद ये भी हो सकता है कि जो लॉज उन्होंने पहले डिफाइन किया है वो लॉज हमें इस इवेंट्स के बारे में सोचने पर मजबूर करें और कुछ हम न्यू लॉज भी वहां पर क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे फिजिक्स की बच्चों, तो फिजिक्स क्या है, क्या फिजिक्स है ना। क्या ये नेचर के बारे में पढ़ता है? बिल्कुल पढ़ता है। अगर आप कहोगे कि जो भी नेचर में चीजें हो रही है, जो भी इवेंट्स हमारे सराउंडिंग में हो रही है, इन सभी के बारे में फिजिक्स डील करता है बच्चों। इनके ऊपर के लॉज फ्रेम करता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे सराउंडिंग में हो क्या रहा है। हाँ या ना? हाँ सर। तो इसके लिए बच्चों हमें फिजिक्स पढ़ना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब हम ये सारी चीजों को देख रहे हैं, गेस कर रहे हैं, हमें पता है हमें इसके ऊपर के लॉज फ्रेम करना है, तब बच्चों हमें मेजरमेंट की जरूरत बिल्कुल होती है। होती है कि नहीं होती है? कोई भी अगर हमें कुछ गेस करना है या कुछ कैलकुलेशंस या मेथोडोलॉजीज वहां पर देना है तो सबसे पहली जरूरत किसकी होती है? मेजरमेंट की होती है बच्चों। तो वो मेजरमेंट हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? और उन मेजरमेंट्स को मेजर करने के लिए जो भी यूनिट्स लगेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ेंगे। लेकिन इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आगे जाने से पहले सबसे जरूरी बात यहां पर होनी चाहिए कि जैसे कि मानकर चलो कि अगर आपको कोई बिजनेस वगैरह करना है तो कम से कम आपके पास कुछ टूल्स होना चाहिए, तभी आप जाकर कोई ना कुछ तो बिजनेस करोगे। या मानकर चलो कोई क्रिकेट गेम खेलने जा रहे हो, आपके पास टूल्स होने चाहिए, आपके पास बैट होनी चाहिए, आपके पास बॉल होनी चाहिए, तभी जाकर आप क्रिकेट खेलोगे ना। नहीं तो कैसे खेल सकते हो? उसी तरह बच्चों यहां पर भी आपको एक टूल की जरूरत है लॉज को समझने के लिए, लॉज को फ्रेम करने के लिए, इन सभी चीजों के लिए, सबको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहां पर टूल की जरूरत है। और वो टूल फिजिक्स में है बच्चों, कॉल्ड एज व्हाट? कम ऑन, फिजिकल क्वांटिटी। क्या है बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी एक टूल है, दैट इज व्हाट? करेक्ट। अभी फिजिकल क्वांटिटीज क्या है सर? आपने कहा फिजिकल क्वांटिटीज है, तो फिजिकल क्वांटिटीज है क्या बच्चों? सिंपल सा फंडामेंटल फेनोमेना है बच्चों। क्या? द क्वांटिटी विच इज मेजरेबल, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, कॉल्ड एज व्हाट? हाँ, फिजिकल क्वांटिटी। हाँ बच्चों, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो कि मेजरेबल हो, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, चाहे कुछ भी हो। क्या ये मार्कर में मेजर कर सकता हूं? यस। क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? क्या ये एग्जिस्ट है? क्या मैं अपना मास मेजर कर सकता हूं? यस, बिकॉज आई एम फिजिकली एग्जिस्ट। क्या हम अर्थ का मास मेजर कर सकते हैं? यस, इट इज फिजिकली एग्जिस्ट। आप समझ में आ रहा है ना? जैसे कि हम फीलिंग्स को कहे ना, फीलिंग्स कोई फिजिकल क्वांटिटी बन सकती है क्या? नहीं बन सकती, क्योंकि उनको मेजर नहीं किया जा सकता, उनको फील किया जा सकता है।
तो ये फिजिकल क्वांटिटी आपको समझना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, विच कैन बी मेजर्ड, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी समझना होगा कि टू एक्सप्रेस द लॉज ऑफ फिजिक्स व्हाट वी वांट द फिजिकल क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस द लॉज ऑफ फिजिक्स व्हाट वी वांट द फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल क्वांटिटी, ये बहुत ही जरूरी है। मानकर चलो कि आपके पास कोई मेजर करने के लिए है ही नहीं है, तो क्या करोगे आप? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट इज व्हाट इट इज टू बी कॉल्ड एज द फिजिकल क्वांटिटीज। अब कोई भी चीज जब हम मेजर करने वाले हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको रेफरेंस यूज करना पड़ेगा, है ना। अब कैसे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसके लिए और एक क्वांटिटी यहां पर डिफाइन की गई बच्चों, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द यूनिट। हाँ बच्चों, यूनिट क्या क्वांटिटी है? यूनिट में बताऊंगा आपका, बहुत ही इंटरेस्टेड पार्ट है, बस लगे रहिए इस वीडियो। तो यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड रेफरेंस। क्या है बच्चों? स्टैंडर्ड रेफरेंस, हाँ, यूज टू मेजर एनी व्हाट फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज व्हाट द यूनिट। सिंपल है, कोई भी स्टैंडर्ड रेफरेंस मैं बताऊंगा आपको कि क्या फंडा है। मानकर चलो कि बच्चों आपके पास एक वायर है, लेट अस सपोज दिस इज वन वायर व्हिच हैज अ लेंथ ऑफ 5 मीटर। कितनी लेंथ है बच्चों? 5 मीटर है। मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसी जगह पर बस 5 बोलता तो आपको समझ में आता कि ये क्या है? नहीं समझ में आता। जब मैं इस नंबर को कुछ रेफरेंस दे रहा हूं तब जाकर ये क्या बनेगा बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी बनेगी। क्या बनेगी? फिजिकल क्वांटिटी बनेगी, क्योंकि इसको हम मेजर कर रहे हैं। किसमें? लेंथ में मेजर कर रहे हैं। आ रहे ना समझ में? हाँ एग्जैक्टली। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब हम एक्सप्रेस करते हैं, बच्चों, तो फिजिकल क्वांटिटी जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं तब क्या होता है पता है उसको होता है बच्चों मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है इनटू, हाँ, क्या होता है? यूनिट होता है। समझ में आ रहा है? लेट अस सपोज दैट फिजिकल क्वांटिटी इज टेकन एज क्यू, और वो जो मैग्नीट्यूड होता है ना बच्चों, वो होती है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू। वो क्या होती है? आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अब जैसे कि न्यूमेरिकल वैल्यू, मैंने इस वायर की लेंथ कितनी पकड़ी? 5 मीटर पकड़ी, तो ये 5 क्या है बच्चों? ये मैग्नीट्यूड है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू n एंड यूनिट इज व्हाट? u। मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ना, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स एसआई यूनिट। तब जाकर वो फिजिकल क्वांटिटी बनी, यानी कि हम उसको मेजर कर रहे हैं ना बच्चों। हम क्या कर रहे हैं? उसको मेजर कर रहे हैं ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। जब हमें समझ में आया कि भाई साहब ये q इज इक्वल टू n इंटू यू है। अब दूसरा भी कंसेप्ट, मतलब क्या है यार? 5 मीटर क्या है? 5 मीटर मतलब क्या है कि length of this wire is 5 times, कैसे रीड किया जाता है इसको? समझा कैसे जाता है? लेंथ ऑफ दिस वायर इज 5 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ यूनिट, मतलब तभी जाकर ये 5 मीटर हुआ। तो इस वायर की लेंथ कितनी है? 5 टाइम्स ऑफ यूनिट ऑफ द लेंथ। तो यूनिट ऑफ लेंथ क्या बना? 5 मीटर। तो इसमें क्या इन्वॉल्व है बच्चों? यूनिट में क्या इन्वॉल्व है? एक फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट में क्या इन्वॉल्व है कि एक तो 5 न्यूमेरिकल वैल्यू भी इन्वॉल्व है, और उसके साथ साथ आपके साथ क्या इन्वॉल्व है? यूनिट भी इन्वॉल्व है। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको लेकर आगे थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो n इंटू यू है। n इंटू क्या है? u है। अगर ये n इंटू यू, अगर ये मानकर चलो बच्चों कांस्टेंट हुआ, तो क्या n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u है? यस। जितना ज्यादा यूनिट होगा उतनी वैल्यू कम होगी बच्चों। जितना ज्यादा यूनिट उतनी वैल्यू इसकी क्या होती है? कम होती है। तो इसके हिसाब से अगर दो क्वांटिटीज है n1 n2 u2 इज इक्वल टू कांस्टेंट बनेगा। ये क्या बनेगा? कांस्टेंट। करेक्ट। अगर यहां का u चेंज हुआ तो n वैल्यू भी चेंज होगी। अगर u बढ़ेगा तो n क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये अगर u चेंज हुआ, यहां का यूनिट चेंज हुआ, क्या ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगी। लेकिन क्या ये फिजिकल क्वांटिटी चेंज होगी आपकी? नहीं होगी। फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट। इसलिए मैंने यहां पर लिखा n u इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। चाहे n बदले चाहे u बदले कोई फर्क नहीं बनता, लेकिन उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। इसलिए बच्चों इस यूनिट को क्या कहा? स्टैंडर्ड रेफरेंस। अब माना चलो कि आप क्या करें,
एक दूध वाला है और दूध वाले के पास चले गए और उनको बोला कि सर मुझे 10 चाहिए। अब वो 10 क्या देगा आपको, उसके पास तो देने के लिए 10 बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, अरे बाबा बहुत कुछ है ना। वो उसको समझ में, अरे तुमको चाहिए का रे बाबा, वो पूछेगा आपको। तब आप सीधा अगर बोलोगे मुझे 10 लीटर दूध चाहिए, तब वो आराम से आपको दे देगा, है ना। तो ये मेजरमेंट होता है बच्चों, ये समझ में आता है, करेक्ट। जैसे कि अगर हमने कहा कि ये कितना पत्थर है, 5 है, कोई समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये नंबर है। लेकिन जैसे मैंने इसके आगे एक स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज किया, तब हमें बिल्कुल पता चल रहा है कि ये क्या है, मास है। मतलब कितना, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स द यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास, कहेंगे ना, कहेंगे सर। मतलब ये टाइम्स होता है, इसलिए कहा गया बच्चों इसको यूनिट। तो यूनिट का स्टेटमेंट क्या है, स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज व्हाट कॉल्ड द यूनिट। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक टूल चाहिए, हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या बनाया बच्चों, यूनिट बनाया। अब जब हम इस यूनिट के बारे में बात ही कर रहे हैं बच्चों, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है यहां पर पता है आपको, कि यूनिट को रेफर करने के लिए क्या हमारे पास कुछ और टाइप्स ऑफ यूनिट्स है, क्या सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, यस करेक्ट। तो इन यूनिट को अच्छी तरह से डिफाइन करने के लिए बच्चों हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, या हम उसे कहेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट, सिंपली सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी आप इसको कह सकते हो। तो देखते हैं तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स कंसेप्ट क्या है, धीरे धीरे हम चलेंगे बच्चों, जल्दी मत कीजिएगा, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट, क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है चिल्ड्रन, 3 प्रकार के सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। पहला है सीजीएस, दूसरा है एमकेएस, तीसरा है एफपीएस और चौथा है एसआई, करेक्ट। अब सीजीएस क्या है बच्चों, सीजीएस माने मैं बोल रहा हूं आपको क्या है, सेंटीमीटर, हाँ, ग्राम, और यस माने क्या है, सेकंड। आ रहा है समझ में, यस। यह मतलब क्या है, मीटर, के मतलब किलोग्राम, और यस मतलब फिर से बच्चों वही बना, सेकंड, हाँ वेरी गुड। एफ क्या है, फुट, पी क्या है, पाउंड, और यस क्या बना, सेकंड बना। और तीसरा जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम, करेक्ट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आप इसको कह सकते हो बच्चों। मतलब कि सीजीएस सेंटी में, ग्राम में और सेकंड में, एमकेएस मीटर में, किलोग्राम, सेकंड में, और एफपीएस फुट, पाउंड और सेकंड में, यस है। अब यहां पर बात आती है कि यार हम सभी ओवरऑल द ग्लोब कौन सी यूनिट सिस्टम फॉलो करते हैं बच्चों, हम फॉलो करते हैं एसआई सिस्टम। क्यों फॉलो करते हैं, सिंपल है, अगर 4 लोग हैं, 4 लोग अपना अपना रिसर्च ले रहे हैं, एक ने सीजीएस लिया, दूसरे ने एमकेएस लिया, तीसरे ने एफपीएस लिया और चौथे ने एसआई लिया, एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चों, चारों का रिजल्ट अलग आएगा। इसलिए ग्लोबली सब लोग, साइंटिस्ट ने अनाउंस किया कि नहीं, हम क्या करेंगे कि एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करेंगे, और उसको नाम दिया गया क्या, अरे हो एसआई। क्या दिया गया बच्चों, एसआई नाम दिया गया ना। एसआई बहुत ही सिंपल सा, अच्छा सा, प्यारा सा, नन्हा सा नाम है। क्या नाम है, एसआई। तो मतलब आपके फिजिकल क्वांटिटीज है ना बच्चों, ये सीजीएस में मेजर की है, एमकेएस में, एफपीएस में और एसआई में। आपके किताबों में जो भी यूनिट्स होंगे वो किस में होंगे बच्चों, एसआई में होंगे। आपके नीट एग्जाम में और जे एग्जाम में किस में यूनिट देंगे बच्चों, एसआई में। कभी कभी दूसरा भी देता है, वो हम एग्जांपल देखेंगे बाद में जाकर, लेकिन तब तक ये 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना। और भी है लेकिन हम उसके बारे में थोड़ा सा बाद में देखेंगे, लेकिन पहले जो मेजर है वो मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस एंड एसआई। तो एसआई का मतलब हुआ इंटरनेशनल सिस्टम, अरे क्या लिखा सर आपने, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है बच्चों। अब जब हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात ही कर रहे हैं, हमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स में पता चला, तब बच्चों ये फिजिकल क्वांटिटीज है ना, 2 इसमें क्लासिफाई किया गया। अब 2 कौन से सर बताओ आप, एक है बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, हाँ फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड फंडामेंटल यूनिट्स। यस बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बस इसको देखते रहिएगा। एक क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा है फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब मैं बोलूंगा, और दूसरी एक क्वांटिटी है जिसका नाम है डिराइव्ड क्वांटिटी और डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटी और डिराइव्ड यूनिट्स। अब यहां पर किस्से तो बहुत ज्यादा है ना, कि यार यही फंडामेंटल क्वांटिटीज क्यों है,
वही डिराइव्ड क्वांटिटीज क्यू है। वैसे तो कुछ भी कर सकते हैं हम, उसमें कोई मतलब आपको रोक नहीं है। करेक्ट। अब अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बोलूं, बच्चों ये फंडामेंटल क्वांटिटी होती क्या है? ये ऐसी क्वांटिटीज होती है कि जो किसी दूसरे क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं होती। किसके लिए? मेजरमेंट के लिए। उस क्वांटिटीज को कहा गया फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? द क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड द फंडामेंटल। और उस क्वांटिटी को जो यूनिट मेजर करने के लिए हम वहां पर यूज करने वाले हैं, उसे क्या कहा गया सर? फंडामेंटल यूनिट कहा गया। समझ में आ रहा है ना? तो ये कंसेप्ट है बच्चों। करेक्ट। मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं, बाद में हम जाकर देखेंगे। किसकी डेफिनेशन लिखूं मैं? फंडामेंटल क्वांटिटी की लिख रहा हूं बच्चों। किसकी? फंडामेंटल क्वांटिटी की। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which do not depends on any other quantity for its measurement called as what बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटी। करेक्ट। और ये फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? ये फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? अरे ओ राजा, क्या है सर ये फंडामेंटल यूनिट्स? सिंपल है, द यूनिट्स used to measure fundamental quantities क्या कहेंगे? आर कॉल्ड, सिंपल है, हाँ, फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। क्या आपको कोई रोकेगा? नहीं रोकेगा। क्यों रोकेगा बच्चों? पढ़ाई करने के लिए कोई रोकेगा क्या? नहीं रोकेगा। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है कि ऐसे क्वांटिटीज की जो किसी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करते, कि जैसे कि माना कौन कौन से? लेंथ हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ। बच्चों मैकेनिक्स में क्या कहा गया बताओ? क्यों? अब यही क्यों फंडामेंटल क्वांटिटीज? मैं वहां पर एक बात करता हूं और एक क्या स्टेटमेंट लिखता हूं, देयर आर कितने? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितने? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। हाँ 7। अरे 7 हो तेरा, ये 7 है बच्चों। आ रहा है समझ में आपको? तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट्स है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? करेक्ट। तो ऐसी क्वांटिटीज की जो दूसरे क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब उन लोगों ने क्या कहा? अभी कौन कौन से है? जैसे कि हमने कहा लेंथ है, जैसे कि हमने कहा टाइम है, जैसे कि हमने कहा और कुछ है। तो हमने कहा कि यार ये लेंथ ही क्यों लिया गया, ये टाइम ही क्यों लिया गया, क्यों अलग नहीं? अगर बच्चों यही अगर आर्बिट्रेरीली अगर हम कहें मैकेनिक्स में, तो क्या कहा जाता है पता है? अगर मैंने स्पीड अगर फंडामेंटल यूनिट कहा होता, अगर मैंने स्पीड को फंडामेंटल यूनिट कहा होता, तो आपका लेंथ और टाइम जो है वो क्या बनता? डिराइव्ड बनता बच्चों। लेंथ और टाइम क्या बनता? डिराइव्ड बनता। मतलब ये चीजें हैं। तो चाहे आप कुछ भी पकड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए एक अच्छी तरह से उसको डिफाइन करने के लिए उन्होंने क्या किया बच्चों? 7 फंडामेंटल यूनिट्स बनाए गए और 7 फंडामेंटल यूनिट्स बनाए गए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बनाए गए और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स बनाए गए। इन सभी के ऊपर जो भी फिजिक्स में हम यूनिट बनाने वाले हैं उनको कहा गया डिराइव्ड यूनिट्स। इनको छोड़कर जो भी यूनिट्स है बच्चों उनको कहा गया डिराइव्ड यूनिट्स। क्या कहा गया सर? डिराइव्ड यूनिट्स कहा गया। आ रहा है ना समझ में? ये फंडा है, ये फिजिक्स है, इसको समझो आप। करेक्ट। तब हम क्या करेंगे? उस 7 यूनिट्स के बारे में पहले जानेंगे, है ना? ये क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया बच्चों, पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर इस लेवल पर अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे ख्याल से तो आपको इतनी ज्यादा अच्छी तरह से और समझ कर, और उसको क्या कहेंगे हम कि बिना कुछ डिफिकल्टीज के आपको पढ़ना है, कंसेप्ट को अच्छी तरह से आपको समझना है। जब आप समझोगे तो अपने आप जो चीजें है ना बच्चों वो क्या होगी? सॉर्ट आउट होगी। तो चलो कितने हैं? 7 फंडामेंटल यूनिट्स। मैंने कहा यहां पर कितने? 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, फंडामेंटल यूनिट्स। अब वो कौन कौन से है चलो मैं बता देता हूं ना बाबा। क्या? फिजिकल क्वांटिटी, क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा क्या है? उसका एसआई यूनिट। हाँ यही तो है बच्चों, इस एसआई यूनिट के चक्कर में ही तो हमने ये सब कुछ करा। करेक्ट। तो चलो बात करते हैं। पहली जो क्वांटिटी है फिजिकल में वो है लेंथ। अरे लेंथ क्या है यूनिट? हाँ मीटर।
दूसरा लेंथ, मास क्या है यूनिट, केजी। तीसरा क्या है बच्चों, थर्ड टाइम क्या है यूनिट, सेकंड। फोर्थ टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है यूनिट, कैपिटल के, मैं बताऊंगा कैपिटल के क्यों। फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय व्हाट बच्चों, एम्पियर, कैपिटल आई, कैपिटल ए। सिक्स्थ वाली है आपकी क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसका यूनिट जो है बच्चों कैंडेला, मैं पूरा लिख देता हूं बाद में शॉर्टकट, सीडी, ठीक है। और जो सेवंथ क्वांटिटी है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, गॉट इट, वेरी गुड। और ये है बच्चों मोल, डिनोट किया जाता है MOL से, ठीक है। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, मतलब कि इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज का उपयोग कर कर आपको जो भी फिजिक्स में डिराइव करने वाले हो उसे कहा गया डिराइव्ड यूनिट्स। इनको छोड़कर जो भी आएगा वो डिराइव्ड बने बच्चों, वो क्या बने, डिराइव्ड बने। आया समझ में गया, हाँ सर, यस सर, वेरी गुड। अब वही मैंने 2 सप्लीमेंट्री कहा था आपको कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स, देयर आर 2, हाउ मेनी सप्लीमेंट्री यूनिट्स, कितने हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब वो कौन कौन से है, जो पहला है बच्चों वो है प्लेन एंगल, मैं समझाऊंगा आपको कि प्लेन एंगल क्या है और उसका यूनिट क्या है पता है आपको, रेडियन, लेकिन वो डिनोट किया जाता है किससे, ओहो रैड। और जो दूसरा है वो है सॉलिड एंगल और डिनोट किया जाता है किससे पता है आपको, स्टेरेडियन, किससे, हाँ स्टेरेडियन, और डिनोटेड बाय यस आर। ये समझो बच्चों आप, इसको समझ में आया आपको, ये क्लियर है। मैं बताऊंगा आपको प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है, ये बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले आपको ये समझना होगा। ओके, तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, जो भी फिजिक्स में आप यूनिट्स डिराइव करने वाले हो ये 7 के ऊपर और ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स के ऊपर बच्चों डिपेंड करते हैं, उनसे ही आप डिराइव करते हो। अब हम आते हैं दूसरा रोल प्ले करते हैं यहां पर, जो कि डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट्स। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, डिराइव्ड क्वांटिटीज का स्टेटमेंट क्या होगा, जो हमने लिखा है ना, डिराइव्ड क्वांटिटीज का स्टेटमेंट क्या हो सकता है, वही विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स, द यूनिट्स विच आर डिपेंड्स ऑन 2 or more fundamental units, 2 or more fundamental units called derived units। derived units आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे, स्टेट derived quantities and fundamental quantities। और बच्चों derived units क्या है, अरे क्या है derived units, yes the units which are used to measure, which are used to measure क्या, derived quantities called as what बच्चों, derived units। सिंपल है, बहुत ही सिंपल, बस आपको एक समझना होगा कि कॉन्सेप्ट्स क्या है, रोल प्ले और क्या हो रहा है यहां पर, समझ में आ रहा है। अब एग्जांपल कैसे, जैसे कि स्पीड हुआ, स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। बच्चों ये किससे डिराइव किया गया रे, लेंथ और टाइम से, मतलब किसका उपयोग किया गया, फंडामेंटल का, इसलिए तो हमने कहा 2 और मोर। अरे हाँ करेक्ट। जैसे कि हमने क्या करा, एरिया करा सर, ओके एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, किससे डिराइव किया बाबा, फंडामेंटल से। दूसरा ले लो आप वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या है रे, मीटर, किससे डिराइव किया बाबा, लेंथ से डिराइव किया, फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किया, करेक्ट। तो इनको छोड़कर बाकी जो भी फिजिक्स में आ रहा है बच्चों, उन सभी को कहा गया फंडामेंटल यूनिट्स। क्या कहा गया, फंडामेंटल यूनिट्स कहा गया, राइट। इनको छोड़कर बाकी सभी जो आ रहे हैं उनको कहा गया डिराइव्ड यूनिट्स। क्या कहा गया बच्चों, डिराइव्ड यूनिट्स। हाँ मैं वैसे ऐसे होता है कभी कभी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अबाउट इट। अब मैं आपको थोड़ा सा इस सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बताऊंगा, फिर हम फंडामेंटल के जो 3 महानायक है ना, सदी के महानायक अब सदी के महानायक तो कहना ही होगा सर, क्यों कहना होगा, अब इतने जोर जोर से अगर हम पढ़ रहे हैं, इतने अच्छे से अगर हम पढ़ रहे हैं, तो इनको तो नायक तो कहना पड़ेगा। नायक हूं मैं, चलो देखते हैं ना कि कंसेप्ट क्या है, ठीक है। अब ये सॉलिड एंगल और जो प्लेन एंगल है ना, ये सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल है ना बच्चों,
इनको जब हम जानने की कोशिश करेंगे तब हमें ना दो बातें याद में रखना होगा। अब पहला कौन सा है? पहला जो है वो प्लेन एंगल में बताऊंगा। क्या है? प्लेन एंगल। ओके, बाद में मैं आपको सॉलिड एंगल के बारे में बताऊंगा। अब हमें सभी को पता है प्लेन एंगल मतलब 10th में तो आपने पढ़ा होगा। ये क्या है बच्चों? सर्कल है। ये क्या है बच्चों? रेडियस है। ये क्या है बच्चों? सेंटर है। मानो एक पॉइंट यहाँ पर है, एक जा रहा है यहां से यहां है बच्चों। छोटा सा एंगल चेंज किया। कितना एंगल चेंज किया? डी थीटा चेंज किया। कितना डिस्टेंस तय हुआ? यस। मैं इसी को थोड़ा सा सेपरेटली ड्रॉ करता हूं। कैसे? ये ऐसे, ये आर्क बना। बना कि नहीं बना? यस सर बना। ये कितना है बच्चों? डी थीटा है। ये क्या है बच्चों? यस है। ये पॉइंट क्या है? ये है। ये क्या है? बी है। और ये क्या है? आर है। चलो इसको छोटा सा डी एस, आर्क ऑफ द सर्कल, डी एस। बच्चों इस एंगल को कहा गया क्या? प्लेन एंगल। आया समझ में? यस सर। क्या कहा गया इसको? प्लेन एंगल कहा गया। और इस डी थीटा को लिखा जाता है डी थीटा इज इक्वल टू डी एस डिवाइडेड बाय आर। क्या? डी थीटा इज इक्वल टू डी एस डिवाइडेड बाय आर। और ये किस में मेजर किया जाता है बच्चों? रेडियन में। दैट इज इंडिकेटेड व्हाट? रेड। यस आई यूनिट। प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन। लेकिन हम सभी को पता है कि सर आप रेडियन क्यों बोल रहे हैं? हम तो इसको एंगल में मेजर कर, डिग्रीज में मेजर करते थे। तो क्या इसका कोई कन्वर्जन है? हाँ। तो क्या है बच्चों कन्वर्जन? कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। ये आपका कन्वर्जन फैक्टर होगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। तो ये आपका कन्वर्जन फैक्टर होगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें है। क्या? 1 फार सेकंड है, 1 आर्क मिनट है, 1 आर्क सेकंड्स है। तो ये बाकी का कन्वर्जन है, जब हम मैथमेटिकल टूल्स देखेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा। करेक्ट? तो ये रेडियन और डिग्री का जो संबंध है ना, ये संबंध है। यहां पर आया कि नहीं आया समझ में? यस, वेरी गुड। अब हम चलते हैं किसके ऊपर? सॉलिड एंगल की तरफ। ये सॉलिड एंगल क्या होता है बच्चों? आपने कभी बॉल देखा है? सर देखा है। फुटबॉल देखा है? देखा है। बस देखते रहो उसको, देखते रहो। चलो मानो एक बॉल लिया हमने, है ना बच्चों? ये बॉल कैसे होता है? स्पेरिकल। अब उस स्पेरिकल बॉल का मानकर चलो कि मैंने एक अच्छी तरह से ऐसा उसका एक स्क्वायर कट कर दिया। बच्चों स्पेयर हो चाहे भी, उसको क्या होता है? सेंटर होता है ना? ये स्पेयर का क्या है? सेंटर है या नहीं? है सर, बिल्कुल है। तो उसी स्पेयर का मैंने क्या किया बच्चों? एक जो है ना छोटा सा ऊपर वाला हिस्सा उसका मैंने ऐसे कट कर दिया। क्या कर दिया? कट कर दिया। और इसका एरिया जो है, मानो कितना एरिया है इसका? एरिया सपोज डी एरिया है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर ये 4 पॉइंट मैंने लिया ए बी सी डी, क्या इन चारों पॉइंट का कहीं ना कहीं जाकर सेंटर होगा? बिल्कुल होगा सर। तो इसको मैंने ऐसे डिग 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 डू डू, इसको डू 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 डू, ये ऐसे लिया, इसको हे ये ऐसे डू 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 डू, ये जो एंगल बना, इस एंगल को कहा गया हमने सॉलिड एंगल। हाँ, और डिनोटेड बाय क्या? डी ओमेगा। और ये जो सभी का डिस्टेंस तो सेम होगा ना बच्चों, स्पेयर है। ए का भी उतना ही होगा, डी का भी उतना ही होगा, सी का ही उतना ही होगा और बी का ही उतना ही होगा इस पॉइंट से। करेक्ट? तो इस डी ओमेगा को कहा गया सॉलिड एंगल, डी ओमेगा। और ये क्या है बच्चों? थीटा। थीटा से डिनोट करते हैं हम। करेक्ट? तो ये बना। अब सॉलिड एंगल कैसे निकाला जाता है? डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड एज द सॉलिड एंगल। करेक्ट? और इसका तो यूनिट मैंने पहले ही बोल दिया हूं आपको। क्या है रे बाबा? स्टेरेडियन। हाँ या ना? यस। और इसको लिखा जाता है अन्ना। यस। और आया समझ में? ये कंसेप्ट है आपका। ये प्लेन एंगल बना और ये सॉलिड एंगल बना। कंसेप्ट समझ रहे? चेंडू बॉल, हाँ देखो पार्ट कट कर दिया गया, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक। बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? ये आपका कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। और दूसरा क्या है बच्चों? प्लेन एंगल। ये आपको ना समझना होगा। दिस इज व्हाट अबाउट द कंसेप्ट। करेक्ट? अब इसी के साथ हम क्या करने वाले हैं यहां पर बच्चों, कि 2-3 कंसेप्ट जो है आपके किसके हिसाब, किसके रिलेटेड, कि अब किसके रिलेटेड कहें सर आप भी ना। अरे भाई, जो हमने अभी जो मेजरमेंट चैप्टर में जो हमने एसआई यूनिट्स देखे ना इतने सारे, तो उन एसआई यूनिट्स के बारे में तो भी हमें सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? कौन से? जैसे कि लेंथ हुआ, जैसे कि टाइम हुआ, और जैसे कि क्या हुआ बच्चों? यस, मास हुआ। तो पहले हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। किसका? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। क्या होता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ? मेजरमेंट ऑफ लेंथ, अगर बच्चों मानकर चलो कि मुझे इसका लेंथ मेजर करना है, आप किसका उपयोग करोगे? किसका? टेलीस्कोप का यूज करोगे क्या? सर नहीं, स्केल का यूज करेंगे ना। तो
अगर आपको स्मॉल डिस्टेंस मेजर करना है, किसका, अगर आपको स्मॉल डिस्टेंस मेजर करना है तो आप क्या करोगे, मीटर स्केल का यूज करोगे। किसका यूज करोगे आप, मीटर स्केल का यूज करोगे कि नहीं करोगे, करेंगे सर बिल्कुल, स्केल का यूज करेंगे। लेकिन बच्चों वहीं पर अगर आपको लार्ज डिस्टेंस अगर मेजर करना है, लार्ज डिस्टेंस, तब क्या होगा, हाँ तेरा क्या होगा कालिया, तब क्या होगा। लार्ज डिस्टेंस के लिए बच्चों हमारे पास एक मेथड है, कौन सी मेथड है, यस, कॉल्ड एज पैरेलैक्स मेथड। कौन सी मेथड है, पैरेलैक्स मेथड, जो कि हाँ इट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्लैनेट्स। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। कोई भी बहुत दूर का अगर नजारा है तो हम उसके लिए कौन सी मेथड यूज करते हैं, पैरेलैक्स मेथड। लेकिन सबसे पहले हमें पैरेलैक्स क्या है ये समझना होगा, बहुत ही सिंपल है। अगर आप ये कोई भी एक पॉइंट ले लो कहीं पर भी, और मेरे पास एक पेंसिल है, मेरे पास पेंसिल या पेन है, या आप पेड़ चूज कर लो, आप एक दीवार चूज कर लो, आप एक घर चूज कर लो, कुछ भी कर लो, है ना। ये पेन ऐसे पकड़ो और एक आंख बंद करो, लेफ्ट हैंड आपकी जो लेफ्ट आई है उसको बंद करो, तो क्या होगा, है ना। और ये लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट चेंज देखो आप, है ना, समझ में आया ना। ये ऐसे अगर मैंने पकड़ा तो एक आंख बंद करो, दूसरी आंख ओपन रखो, बाद में इसको बंद करो और इससे देखो, तो क्या होगा बच्चों, आपको ना उस पॉइंट की या उस पेड़ की या उस दीवार की जो पोजीशन है ना, वो पोजीशन चेंज होते हुए दिखेगी। दिखेगी कि नहीं दिखेगी, हाँ, उसी को पैरेलैक्स कहा गया। क्या कहा गया बच्चों, पैरेलैक्स कहा गया। पैरेलैक्स क्या है, द चेंज इन पोजीशन, the change in position of the object due to what, change in position of observer। समझा कि नहीं समझा, यस सर, करेक्ट, उसे कहा गया बच्चों पैरेलैक्स, और इस मेथड को कहा गया पैरेलैक्स मेथड। एक आंख आया समझ में, ऐसे कि ये है, ये आपका I1 है, ये आपका दूसरा आंख है, ये लिया, यहां पर पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये पॉइंट P है, इसको ऐसे लिया, ये आपका सपोज थीटा बना कुछ, तो ठीक है बच्चों। E1 E2 के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे कहा जाता है बेसिस। क्या कहा जाता है उसको, बेसिस कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना। ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, क्योंकि पेड़ दीवार या पॉइंट हो ना वो नजदीक हो, आप कर सकते हो, अभी करो, हाँ मैं मोबाइल को देख रहा हूं या किसी भी चीज को, कैमरा को देख रहा हूं, तो क्या होगा, मुझे उसकी अपीरेंट चेंज लग रही है, क्या, तो द चेंज इन पोजिशन, द अपीरेंट चेंज इन पोजिशन, द अपीरेंट चेंज इन पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन ऑफ द पॉइंट या ऑब्जेक्ट को, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट। उस मेथड को कहा गया बच्चों पैरेलैक्स मेथड। लेकिन क्या है मतलब, बंद चालू से मैं प्लैनेट और अर्थ के बीच का, या सन और अर्थ के बीच का, या अर्थ और दूसरे किसी प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकता हूं क्या, ना 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 ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों हमें, तो उसके लिए हमें ना एक टू मेजर लार्ज डिस्टेंस अगर करना है, टू मेजर लार्ज डिस्टेंस, किसकी वजह से, पैरेलैक्स मेथड से, तो हमें उसके लिए क्या करना बच्चों, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर प्लैनेट, अर्थ एंड प्लैनेट, तो क्या करना है पता है, मानो ये प्लैनेट है बच्चों, दिस इज द प्लैनेट P, और हमें क्या करना है, ये हमारा अर्थ है, दिस इज व्हाट द अर्थ, और हमें यहां पर क्या करना है, दो पोजीशंस लेना है, करेक्ट, एक पोजीशंस यहां पर और दूसरी पोजीशंस यहां पर। हम टेलीस्कोप यूज करेंगे बच्चों, ठीक है, और यहां से एक टेलीस्कोप, यहां से एक देखा जा रहा है और इस पॉइंट B से एक देखा जा रहा है, तो यहां पर कुछ एंगल बन रहा है बच्चों थीटा। अब हमने क्या कहा कि ये ऑब्वियसली D है, करेक्ट। अब ये आर्क है जो कि अर्थ के ऊपर ही दो पॉइंट्स है, तो ये पॉइंट लिया हमने और इसका डिस्टेंस मानो हमने लिया B, करेक्ट। ऑब्वियसली बच्चों B इज वेरी मच लेस देन D, करेक्ट, और B बाई D इज वेरी मच लेस देन ये, तो ये जो थीटा होगा इज वेरी स्मॉल, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा, बहुत अच्छे, करेक्ट। तो ये D निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है बच्चों, सिंपल सा फॉर्मूला यूज क्या करो, क्या है, D इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय थीटा, बस आपको क्या मिला, D मिला, दैट्स इट। क्या मिला आपको, D मिला। तो ये मेथड है बच्चों किसको मेजर करने के लिए, लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए अर्थ और प्लैनेट के बीच में, किसके बीच में, अर्थ और प्लैनेट के बीच में। ये समझो आप, ये कंसेप्ट है, करेक्ट। हमने क्या करा, दो पॉइंट्स लिया और टेलीस्कोप हमने क्या किया, यहां से
यूज किए और यहां से एक देख रहा है और यहां से एक देख रहा है, ये जो भी एंगल मेजर किया, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली थीटा जो है ना वो कम होगा बच्चों, है ना। तो ये थीटा मिल जाएगा और ये आपको क्या पता होना चाहिए, बी और थीटा मिल जाएगा। तो सिंपल है, आप क्या कर सकते हैं, इन दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दिस इज द अर्थ, ऑलमोस्ट द आर्क ऑफ द अर्थ इज सिमिलर टू व्हाट अ फ्लैट सरफेस, ओके, इट इज कंसिडर्ड एज। तो ये आपको यहां पर कुछ ना कुछ हद तक आपको ये समझना होगा, ठीक है। अब ये टू मेजर अ लार्ज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट। अब भाई साहब अब हमें क्या करना है कि उसी प्लैनेट का, किस प्लैनेट का, उसी प्लैनेट का अगर मुझे डिस्टेंस मेजर करना है, या सॉरी डायमीटर मेजर करना है, तो क्या फेनोमेनाज है, क्या वही रूल्स है, क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए बच्चों बहुत सिंपल सा फेनोमेना है, क्या है, टू मेजर डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट, डायमीटर ऑफ प्लैनेट, डायमीटर ऑफ प्लैनेट, करेक्ट। चलो ये प्लैनेट है, उसका ये डायमीटर d है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये 2 पॉइंट्स है, करेक्ट। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे आर्क दे देता हूं ना तो आपको समझ में आएगा। ये क्या है बच्चों, हमारा अर्थ है। अब इसको मेजर करने के लिए क्या हमें 1 पॉइंट लेना चाहिए, 2 पॉइंट लेना चाहिए, ऑब्वियसली हमें इस पॉइंट से एक तरफ इसको देखना होगा और इसके दूसरे साइड से भी देखना होगा। यहां पर छोटा सा एंगल बन रहा है अल्फा, ये डिस्टेंस बना d, करेक्ट। अगर हमारे पास ये अल्फा है और ये d है तो हम ये d निकाल सकते हैं, d इज इक्वल टू क्या बनेगा, अल्फा d। बात खत्म हो गई, क्या हो गई, बात खत्म होगी बच्चों। ये अल्फा जो है वो क्या है, हाँ, एंगल मेड बाय द टेलीस्कोप ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हेन वी आर जस्ट पॉइंटिंग अक्रॉस द प्लैनेट। प्लैनेट दिख रहा है आपको, एक इस पॉइंट से इधर, एक इस पॉइंट से इधर, तो क्या होगा, ये आपको डायमीटर मिलेगा, यहां छोटा एंगल बन रहा है, ये डिस्टेंस मिलेगा, दैट इज व्हाट द मेजरिंग द डायमीटर, करेक्ट। तो यार इस मेथड से, कौन से मेथड से बच्चों, तो पैरेलैक्स मेथड ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैरेलैक्स का मैंने कंसेप्ट भी समझा आपको। आप चांद की तरफ देखो बच्चों, रात को इतना चांद की तरफ देखो, एक आंख बंद करो, आपको दिखाई देगा, तो भी तुरंत आप दूसरी आंख बंद करो, फिर भी वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। यही कंसेप्ट है पैरेलैक्स का। या किसी इंसान को देखो आपके सामने, किसी को खड़ा करो, पेंसिल रखो या कुछ भी रखो, एक आंख बंद करो, पोजीशन चेंज होती लगेगी। एक्चुअल हो रहा है क्या, वो नहीं, लेकिन अपेरेंट हमें लग रहा है कि वो हो रहा है, करेक्ट। उसे कहा गया पैरेलैक्स। तो ये कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है, समझो मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज अबाउट द मेजरमेंट ऑफ व्हाट द लेंथ। अब बच्चों जब हम लेंथ की मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो यहां पर मैं आपको 2 या 3 चीजें बता देना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब भी कभी हम लेंथ के बारे में बात करते हैं तो बच्चों रेंज ऑफ लेंथ क्या होगी, है ना, किसकी, रेंज ऑफ लेंथ। अब रेंज ऑफ लेंथ मतलब क्या है सर, हाँ, स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट टू लार्ज। यस बच्चों, लेंथ जो होती है ना, एक होता है 1 फर्मी, कितना होता है, 10 टू द पावर ऑफ -15 मीटर, स्मॉलेस्ट, है ना। साइज ऑफ द प्रोटॉन इज व्हाट, 10 टू द पावर ऑफ -15 मीटर। हाँ, उसके बाद में 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कौन सा, एस्ट्रोनॉमिकल, यस, क्या है ये, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मैं बताऊंगा ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है क्या नहीं, करेक्ट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दूसरा होता है बच्चों क्या, 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, करेक्ट। और दूसरा होता है 1 पारसेक, बहुत ज्यादा, 1 पारसेक। ये जो है ना बच्चों, इसको डिनोट किया जाता है पीसी से, ओके। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ये कौन से यूनिट्स है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है बच्चों। ये क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर मैं कहूं लाइट ईयर की, अगर मैं बात करूं, लाइट ईयर क्या होता है कि लाइट को 1 साल में जितना डिस्टेंस तय करने के लिए लगता है, दैट इज कॉल्ड एज द लाइट ईयर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड एज द लाइट ईयर। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है बच्चों, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, द डिस्टेंस बिटवीन, लेट अस सपोज दिस इज द सन एंड दिस इज व्हाट द अर्थ, फ्रॉम देयर सेंटर, लाइक दैट, correct. So the average distance between from the center of the sun and earth is called as the astronomical unit, correct. उसकी जो वैल्यू है, आई थिंक 3.46 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 11 मीटर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मीटर में कितना होता है ये मैं बता रहा हूं, करेक्ट। 1 लाइट ईयर ये भी बहुत है, और पर सेकंड कितना होता है, 3.26 लाइट ईयर होता है बच्चों। मतलब ये तो बहुत ही बड़ा है, 3.26 लाइट ईयर, समझो आप, करेक्ट। अभी लाइट ईयर क्या है सर, कि ये सन है बच्चों,
दिस इज व्हाट द अर्थ, मानो अर्थ ऐसे क्या हो रही है, रोटेट कर रही है, करेक्ट। इन दोनों के बीच का अर्थ डिस्टेंस है बच्चों। अर्थ ने सन से कितना डिस्टेंस किया, 1 सेकंड, कितना, 1 सेकंड एंगल जितना बनाएगा वो। when the mean distance or the mean radius of the earth subtends an angle 1 second, subtends an angle 1 second, then it is called as what, 1 parsec। 1 parsec ये हुआ आपका 1 AU, ये क्या हुआ आपका 1 AU हुआ। आया समझ में? तो ये कुछ मेजरमेंट ऑफ लेंथ है, इसके बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा आपको ना इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये हुआ आपका मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में। अब मैं क्या करूंगा आपको कि मेजरमेंट ऑफ मास और मेजरमेंट ऑफ क्या बच्चों, टाइम थोड़ा सा बताऊंगा, दैट्स इट। देन हम थोड़ा सा और कुछ इसके इस वीडियो में बात करेंगे और लेट अस ट्राई टू सी व्हाट आर द थिंग्स आर देयर। ओके बच्चों, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा लेंथ ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम बताऊंगा आपको, या मेजरमेंट ऑफ मास। बच्चों भी मास जो है ना वो किस में मेजर किया जाता है, नॉर्मली किलोग्राम में। लेकिन जब एटॉमिक स्केल के बारे में बात आती है, जब एटॉमिक स्केल लेवल पर अगर हम इसको मेजर करना है तो हम इसमें मेजर करते हैं ये mu। किस में मेजर करते हैं बच्चों, ये mu। ये mu क्या है, हाँ, एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड एटॉमिक मास, यूनिफाइड एटॉमिक मास इसे कहा जाता है। अब ये 1 AMU मतलब कितना होता है पता है, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, मास ऑफ कार्बन एटम। अब आप सोचोगे कि सर कार्बन एटम ही क्यों लिया गया, बाकी के एटम्स क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि बच्चों कार्बन जो है वो उसके ग्राउंड स्टेट में बहुत स्टेबल है, करेक्ट। लोगों ने देखा इसके बारे में भी, लेकिन ये बहुत स्टेबल है, इसलिए कार्बन को लिया गया। 1 AMU क्या मतलब, समझ में आया? तो ये एटॉमिक स्केल के ऊपर हम मेजरमेंट ऑफ मास कहते हैं। तो ये 1 AMU की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 kg होता है 1 AMU की। उसी तरह अगर मैं किसकी बात करूं, मेजरमेंट ऑफ टाइम की, मेजरमेंट ऑफ टाइम, हाँ, मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम का यूनिट क्या है बच्चों, ऐसा यूनिट इसका ऐसा यूनिट तो सेकंड है सर, ये हम सभी को पता है, डिनोटेड बाय व्हाट, स्मॉल एस। इसका क्या है, ये ऐसा यूनिट है या नहीं, हाँ सर, इसका ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड है। अब इस SI यूनिट अगर सेकंड है तो 1 सेकंड लिया क्या आगे से, हाउ इट इज टेकन एज 1 सेकंड, करेक्ट। अब ये 1 सेकंड की स्टेटमेंट बहुत ही अलग अलग है बच्चों, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इस 1 सेकंड को डिफाइन करने के लिए आजकल हम क्या यूज कर रहे पता है, कि देयर इज वन कॉल्ड एज एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक आज के जमाने में अब जो हम यूज कर रहे हैं एटॉमिक क्लॉक, और उस एटॉमिक क्लॉक में जो एटम, जो मॉलिक्यूल हम यूज कर रहे हैं उसका नाम है सेसियम एटम। विच एटम, हाँ, सेसियम एटम, करेक्ट। अब ये सेसियम एटम में होता क्या है, सेसियम एटम में होता क्या है ना बच्चों, जब इस सेसियम एटम के ग्राउंड स्टेट के जो हाइपरफाइन स्टेट्स है, ग्राउंड स्टेट के जो हाइपरफाइन स्टेट है, कौन सी स्टेट्स, हाइपरफाइन स्टेट्स, इस हाइपरफाइन स्टेट के दो हाइपरफाइन स्टेट्स में, इस सेसियम एटम के ग्राउंड स्टेट के जो दो हाइपरफाइन स्टेट्स है उसके वाइब्रेशन ऑफ ट्रांजिशंस, जो ट्रांजिशंस होते हैं दो स्टेट में, मॉलिक्यूल्स में आप पढ़ोगे आगे जाकर, मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो इन दो लेवल में क्या होता है कि ऑलवेज जो पार्टिकल्स है और जो मॉलिक्यूल्स है वो ट्रैवल करते हैं, एक पॉइंट, एक लेवल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे वो ट्रैवल करते हैं जैसे उनको एनर्जी मिले, करेक्ट। अगर ये दो स्टेट्स लिए मानकर चलो कि हाइपरफाइन स्टेट में, तो जब ये सेसियम एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट दैट इज कॉल्ड एज CS133, इस एटम का नाम भी, ठीक है, मॉलिक्यूल का, तो इसके ग्राउंड स्टेट के हाइपरफाइन स्टेट में ये जो दो स्टेट है ना बच्चों, तो कितने वाइब्रेशन ऑफ ट्रांजिशन लिए गए, कंसीडर किए गए, वाइब्रेशंस ऑफ ट्रांजिशंस, कितने ट्रांजिशंस लिए गए बच्चों, समझो आप कि 91, आपको मैं नंबर दे देता हूं उसको याद करो आप, क्या
9192631770, इसको याद करो। नंबर है 9192631770, 9192631770, 10 डिजिट है बच्चों, याद करो, इस नंबर को कॉल करो, मैं आपको जब बच्चों इतने ट्रांजिशंस इस सेसियम एटम ने इस हाइपरफाइन स्टेट्स में लिए, तब उसको कहा गया बच्चों 1 सेकंड। दैट्स इट, है ना। जितना समय लगा इतने सारे ट्रांजिशंस को इस एटम के इस स्टेट में, उसको कहा गया 1 सेकंड। कितना टाइम लग रहा है? 9192631770, इतने ट्रांजिशंस को जितना समय लग रहा है उसे कहा गया मेजरमेंट ऑफ टाइम। क्या कहा गया? मेजरमेंट ऑफ टाइम। सी बच्चों, दिस इज समहाउ फ्रॉम दिस यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये पहला वीडियो था अपना 11th नीट और जेई के लिए। I will come in the next videos by taking the one of the very important concept called the dimensional analysis. Till now, that's it. Thank you so much.